Good morning, dear students. I am explaining chapter 2nd of Geography, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा था। इस चैप्टर में हम उसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला है लैंड। लैंड मतलब ज़मीन। बच्चों, इंसान जिस रिसोर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है वो है लैंड, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारे लैंड में ही होते हैं। लैंड में ही हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सोते हैं। मतलब ज़मीन में ही हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी हम इसी रिसोर्स का करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि अर्थ का 30% हिस्सा ही सिर्फ लैंड से कवर है, बाकी का 70% पानी से कवर है। ओके, लैंड का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं, रहने के लिए या फसल उगाने के लिए। जहाँ पे आपको वही चीज़ बता रखी है कि लैंड का यूज़ बहुत तरीके से होता है। अब कोई भी लैंड कैसा होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस के ऊपर। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है या ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ की मिट्टी कुछ अलग होती है बच्चों। जैसे कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो कुछ अलग है। अगर आप राजस्थान चले जाइए तो वहाँ की मिट्टी कुछ अलग होगी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस कुछ अलग है। अगर आप जम्मू कश्मीर साइड चले जाएंगे तो वहाँ ठंडी है, तो वहाँ की मिट्टी कुछ अलग होगी। सॉइल हर जगह का अलग अलग होता है वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब ज़मीन में भी क्या है, देखिए, कुछ ज़मीन हमारी प्राइवेट है, मतलब जहाँ पे हमने घर बना रखा या जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है वो आपकी प्राइवेट लैंड है। क्योंकि प्राइवेट कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ पे आप रहते हैं। अब ऐसे नहीं कल की डेट में कोई और आपके घर के ऊपर एक और अपना घर चढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो आपका प्राइवेट लैंड है। अब कुछ लैंड ऐसे जो पब्लिक लैंड है, जैसे कि रोड हो गई, या अब वहाँ पे हर कोई चलता है। ऐसे तो नहीं कि आपकी अपनी पर्सनल रोड हो। लैंड में अब ना लैंड जैसे कि पानी का हम कहते हैं कि पानी लोग फालतू खर्च करते हैं, वैसे लैंड में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन कहा जाता है। कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए या सॉइल इरोजन हो जाए। अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए बच्चों, अर्थ के पास सिर्फ 30% ही लैंड है। अब जनसंख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, तो इंसान रहेगा कहाँ। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इंसान को ये बात पता है, इंसानों को, कि ज़मीन कम है, तो अब इंसान कर क्या रहा है, वो जंगलों को काट रहा है, या फिर वो क्या कर रहे हैं। हम लोग तो अभी हमने अभी ऐसा कुछ किया नहीं, पर विदेश में लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग समुद्र के अंदर भी घर बना रहे हैं, समुद्र के ऊपर घर बना रहे हैं, चलता फिरता घर बना रहे हैं। और तो और लोगों को इतनी ज़्यादा आफत आ चुकी है, क्योंकि उनको अपनी रियलिटी पता है कि इतनी ज़्यादा लोग फैल चुके हैं कि अब कुछ टाइम बाद धरती पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने दूसरे प्लैनेट्स में ज़मीन लेनी स्टार्ट कर दी है। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है, लैंड में इतनी जगह है नहीं, तभी लोग अब जंगल काट रहे हैं, वो कहीं कहीं जाके बस रहे हैं। पानी के अंदर अगर आप बसोगे तो ये तो बहुत ही कॉमन जनरल नॉलेज वाली बात है कि ये तो आपको पता होना चाहिए, पानी में भी जीव जंतु रहते, फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या वो आपके घर के अंदर घुसेंगे? आज हमने जंगल काट दिए हैं तो अब हम कंप्लेन करते हैं कि हाथी आ जाता है भाई गर्मियों में, और फिर हम हाथी भगा रहे डंडे मार मार के। बाघ आ रहे हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जंगल हमने ख़त्म कर दिए, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अर्थ पे भगवान जी ने हम सबको बनाया है, तो सबको बराबर रहने का अधिकार दिया है। अब हम तो ठहरे इंटेलिजेंट लोग, तो हम तो जंगल काट काट के उनके घरों के अंदर बस रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग खुद कंप्लेन करते हैं कि भाई सांप घुस गया, बिच्छू घुस गया, हाथी घुस गया, शेर घुस गया, बाघ घुस गया, तो कहाँ जाएंगे वो? जंगल काट के हमने उनके घर छीने हैं, तो अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब वो हमारे घर में घुस रहे हैं, हिसाब बराबर, ठीक है।
लैंड में लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन से कहते हैं। पहाड़ों में ज़्यादातर होती है कि पूरा पहाड़ नीचे आ गया या मिट्टी आ गई बहुत ज़्यादा नीचे। सॉइल, सॉइल है क्या? सॉइल मतलब मिट्टी। ओके, सॉइल जो होती है ना बेटा, उसे बनने में कई सौ साल लग जाते हैं। यहाँ पे आपको बता भी रखा है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कम से कम 100 साल लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं होती कि ऐसी मिट्टी बन गई बस। मिट्टी बनने का पूरा एक अपने आप पे प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, इंडिया में एवोल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, कई तरह के मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है। जैसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है, एक होती है लाल मिट्टी। मिट्टी आप देखेंगे बहुत तरह की होती है। जैसे कि अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा ने थोड़ा सा गार्डन बना रखा है, गमले में कोई फूल उगा रखा, तो देखिएगा उसकी मिट्टी कुछ अलग होती है। ठीक है, रास्ते पे चलते हुए जो मिट्टी हमारे पैरों में लगती है वो कुछ अलग होती है। तूफान में जो मिट्टी उड़ के घरों के अंदर घुस जाती है वो मिट्टी कुछ अलग होती है। जिन मिट्टियों से ईंट ईंट पत्थर बजरी ये होते हैं वो कुछ अलग होती है। ओके, बहुत तरह की सॉइल्स होती है। अब सॉइल्स में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो होती है वेदर। ठीक है, कई बार वेदरिंग की वजह से सॉइल को फ़ायदा भी मिलता है तो कई बार नुकसान भी होता है। सॉइल को कंजर्व करने के कई सारे मेथड हैं, जैसे कि मल्चिंग कर दें हम, काउंटर बैरियर्स लगा दें, रॉक डैम बना दें, टेरेस फार्मिंग कर दें, इंटरक्रॉपिंग कर दें, काउंटर प्लॉगिंग कर सकते हैं, या शेल्टर बेल्स कर सकते हैं। या आपको यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस शो भी कर रखी है। इस तरह से हम मिट्टी को बचा सकते हैं। जैसे कि टेरेस फार्मिंग जो है ना, ये तो बहुत कॉमन है पहाड़ साइड में। आपने देखा होगा पहाड़ में जितने भी खेत होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर ऊपर वाले खेत की मिट्टी उड़ी तो ऑफकोर्स नीचे ही आएगी, ऊपर भी जाएगी तो भी फ़ायदा है। ठीक है, इस तरह से बनाई गई है। देन है वाटर। वाटर जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ में 70% वाटर है, पर 70 में से सिर्फ 1 या 2.7% ही पानी पीने लायक है। उसके अलावा बाकी सारा पानी पीने लायक नहीं है, क्योंकि उसमें से जो पानी है बाकी का, वो पानी या फिर समुद्र का पानी है या फिर जमा हुआ पानी है। पानी बहुत जगह से, बहुत तरह से, बहुत रूपों में आप देख सकते हैं। पानी बचाने के लिए बहुत बार कहा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस भी शो कर रखी है कि पानी का लोग किस तरह से वेस्ट करते हैं। कई बार हमारी आदत होती है कि हम ब्रशिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और पानी खुला छोड़ रखा है, तो ये सब कुछ गलत है। देखिए, पानी कम है, लोग ज़्यादा है, ये दिक्कत है। आजकल जैसे बीमारी फैल रखी है, तो अब देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अब लोग देखिए, हाँ माना कि हॉस्पिटल्स की कमी है, पर इतनी नहीं है कि जितना हवा बन चुकी है कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। ये तो कॉमन चीज़ है कि इतने हॉस्पिटल कहाँ, पूरी जनसंख्या के लिए हॉस्पिटल नहीं हो सकते ना। लोगों के लिए घर ही नहीं है तो क्या सबके घर तोड़ के हम हॉस्पिटल बना दें? मैं यहाँ पे किसी का सपोर्ट है, किसी की अगेंस्ट बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, हॉस्पिटल्स की कमी है, पर इतनी कमी नहीं है कि लोग इतना हल्ला मचा रहे कि हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है ना। हमारे घर में बर्तन कितने होते हैं, हमारे लायक ही तो होते हैं। अगर घर में अचानक से किसी दिन 15-20 मेहमान आ जाए तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सब जो हो रहा है, इतनी दिक्कतें जो हो रही है, वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से दिक्कतें हुई है। आज के डेट में हॉस्पिटल्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे आपको कुछ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है। नेचुरल वेजिटेशन होते क्या है? प्लांट विच ग्रोन ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमन। जितने भी पेड़ पौधे किसी इंसान ने नहीं उगाए होते वो सब नेचुरल वेजिटेशन होते हैं। जितने भी जंगल आप देखते हैं पहाड़ों में, वो सब किसी इंसान ने नहीं उगाए, वो अपने आप हुए हैं। वो नेचर का कमाल है, भगवान जी का कमाल है वो। तो वो है नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जानवर यहाँ रहते हैं। ओके, नेचुरल वेजिटेशन बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स। फॉरेस्ट भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिडिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखे
आपने क्लास 7th में भी बच्चों इन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब लंबे लंबे जहाँ पेड़ पौधे होते हैं और जो ग्रीन ही ग्रीन होते हैं। जो फिर डेडियस फॉरेस्ट हो गया, वो इसका एक छोटा रूप होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन से आप समझ गए होंगे, हरा भरा, हमेशा जो हरा भरा रहता है। डिडेडियस फॉरेस्ट में थोड़ा कम हाइट के पेड़ होते हैं, थोड़ा मतलब दूरी पे होते हैं। देन मेडिटेरियन वो जगह होगी, आप पिक से समझ भी सकते हैं, मतलब ज़्यादातर ठंडे इलाकों के जो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, जहाँ पोलर बियर्स वगैरह रहते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी फिर वैसी हो गया। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ की घास को देख के आप समझ ही गए होंगे कि सूखी सूखी घास। फिर एनिमल्स भी ऐसे ही होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जैसे जहाँ का मौसम होगा, जैसे जहाँ का घास होगी, वैसे ही एनिमल्स होंगे। जितना घने जंगल उतने वहाँ पे जंगली जानवर, जितने कम घने जंगल उतने वहाँ पे कम जंगली जानवर। ओके, जानवर के अलावा बर्ड्स, इंसेक्ट, बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ होती है। ओके, देन नेक्स्ट इसमें टेम्परेट को देख के आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कैंगरू शो कर रखे, लाइक ऑस्ट्रेलिया। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बच्चों जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जानवर भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हम इंसान ही एंजॉय करेंगे। ये पूरी एक लाइफ साइकिल बनी है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। हम सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं इंडिया में, ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए वो फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है जो दिल्ली में है। वो फॉरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है जो नेपाल, भूटान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील कहीं भी हो। वो बर्ड भी बहुत ज़रूरी है जिसको हम जानते नहीं, इससे हमारी जान पहचान नहीं है। वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और ये ही कुदरत है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से आपके घर में कोई चिप्स का पैकेट आता है या आपके यहाँ कुछ भी आ रहा है खाने का सामान या सब्जी ही आ रही है, तो किसी ने तो वो उगाई होगी, है ना। किसी फार्मर ने तो उगाई होगी, फिर किसी इंसान ने तो ठेले पे उसे जोत के लाया होगा, फिर आपके घर वालों ने उसे ख़रीदा होगा। तो ये पूरी एक साइकिल है। तो उस इंसान की भी तो इम्पोर्टेंस है जिसने उसे उगाया होगा। तो वैसे हम एक दूसरे से पूरा जुड़े हुए हैं। वी ऑल आर इंटरकनेक्ट विद ईच अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत पिक्चर दिखा रखी है। वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन, बच्चों इंडिया में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ भी है। यहाँ पे आपको बता रखा है देयर आर 2000 नियरली 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ आसाम। ओके, आपको बता रखा है कि इंडिया में असम में लगभग 5 या 8% के एनिमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पहले पॉइंट में आपको बता रखा है देयर आर मोर देन 90,000 एनिमल्स स्पाइसेस इन इंडिया। इंडिया में 90,000 से भी ज़्यादा तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं एनिमल्स की। यहाँ पे आपको मैप में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बता रखी है और यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स बता रखे हैं। सो बच्चों आपके इस चैप्टर में आपको लैंड, सॉइल, उसके अलावा आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में बता रखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।